आज हमें पढ़ना है ब्लड के बारे में, राइट। ब्लड क्या होता है, ब्लड में क्या क्या होता है, गौर से आप लोग सुनना, क्योंकि जब ब्लड मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको सीबीसी सब कराते हो, ब्लड टेस्ट सब कराते हो, तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी कि क्या कैसे होता है, ठीक है। तो सामान्य रूप से अगर हम देखते हैं कि ब्लड क्या होता है, अगर सामान्य रूप से कहा जाए तो स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड को ब्लड कहते हैं, जो क्या करता है कंस्टेंटली थ्रू आउट योर बॉडी, थ्रू आउट लगातार 24 आवर्स 365 डेज हमारे शरीर में सर्कुलेशन में रहता है। अब ये बहुत सारे काम करता है आपकी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, जैसे ऑक्सीजन को कैरी करना पूरे शरीर में। अब अगर ब्लड डिसऑर्डर, ब्लड कैंसर हो जाए तो भी ब्लड अपना काम नहीं छोड़ता। तो इस सब चीजों के लिए हमें ब्लड को जानना बहुत आवश्यक है। ब्लड में कौन सी ऐसी चीज होती है जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए, अगर नहीं रखेंगे तो क्या होगा, और रखेंगे तो क्या होगा, ये सारी चीजें हमें देखना होगा। तो पहला सवाल है, व्हाट इज ब्लड? ब्लड क्या होता है? तो सामान्य रूप से आप कह सकते हैं ब्लड इज एसेंशियल लाइफ फोर्स कंस्टेंटली फ्लोइंग एंड कीपिंग योर बॉडी वर्किंग। यानी ब्लड एक एसेंशियल लाइफ फोर्स है, फ्लूइड है, जो लगातार आपके शरीर में बहता है ताकि आपका शरीर काम कर सके। 99% ये फ्लूइड होता है, बट कंटेन सेल प्रोटीन दैट लिटरली मेक थिकर देन वाटर। लेकिन इसमें क्या क्या होता है, सेल्स और प्रोटीन्स, जिससे ये थोड़ा सा थिक हो जाता है, पानी की तरह नहीं रहता, थिक होता है। इसके 4 पार्ट होते हैं, गौर से सुन लो, लिखना चाहते हो लिख लो। पहला, रेड ब्लड सेल, इसको क्या बोलते हैं, आरबीसी। तो जब कभी आप लोगों को फ्लू होता है, कुछ होता है, तो एक डॉक्टर टेस्ट लिखता है जिसका नाम है सीबीसी, उसमें आरबीसी का भी विवरण रहता है। तो पहला पार्ट है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, लिखना चाहते हो लिख लो। दूसरा इंपॉर्टेंट जो चीज चेक करते हैं उसमें है प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। ईच पार्ट हैज स्पेसिफिक, इस सब का अलग अलग महत्व है, और इन सब में ऑक्सीजन कैरिंग आउट, और इस सब का काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करना। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान। ब्लड के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, आरबीसी, उसके बाद ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल जिसे हम कहते हैं डब्ल्यूबीसी, इसके बारे में डिटेल अभी हम पढ़ेंगे, अब आपको बताएंगे। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ये 4। अब योर ब्लड है आस्किंग एक्ट्स लाइक अ हेल्थ बैरोमीटर। सबसे पहले इंसान, डॉक्टर क्या चेक करता है, आपका हीमोग्लोबिन कितना है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये हेल्थ बैरोमीटर का काम करता है। ब्लड मापन जो होता है आपके शरीर की इम्यूनिटी को दर्शाता है, आपका शरीर कैसा है, कितना स्वस्थ है, उसको मापने का एक मेथड है, इसलिए इसको हम बैरोमीटर बोलते हैं। और सामान्य तौर पर ब्लड टेस्ट ही पहला संकेत होता है जो आपको बताता है कि आपका हेल्थ ठीक है या नहीं है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, या उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आ गए हैं जो आपको इलनेस की तरफ बीमार करने वाला है। ये सारे इंडिकेशंस आपको ब्लड टेस्ट में मिल जाते हैं, और इसीलिए ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं। नेक्स्ट, ब्लड वर्क्स कंडीशन दैट अफेक्ट ब्लड हेल्थ। उस कंडीशन में भी वो काम करता है जब वो आपके शरीर के हेल्थ को प्रभावित करता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, इन बोथ कंडीशंस। अब व्हाट आर द ब्लड पार्ट्स, जो अभी हमने 4 पार्ट्स बनाए हैं उसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं, फिर आगे बात। गौर से इस चीज को सुनो, समझो, ये आपके बहुत काम आएंगे।
ब्लड हैज 4 पार्ट्स जो अभी हमने बात की थी, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। अब इसमें जो रेड ब्लड सेल है, इसमें क्या होता है, उसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। जब आप ब्लड टेस्ट कराते हो तो उसमें एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, म्यूनोसाइट्स सारे लिखे रहते हैं। सीबीसी का जब हम कराते हैं तो इसमें रेड ब्लड सेल में एरिथ्रोसाइट्स होता है 45% ऑफ योर ब्लड, जिसका काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करके ब्लड के हर शरीर के हर सेल तक पहुंचाना। और दूसरा काम क्या है, आपके शरीर में जो वेस्ट है उसको क्लियर करना। अब इसमें क्या क्या होता है, दे गेट देयर डिस्टिंक्शन कलर फ्रॉम द प्रोटीन हीमोग्लोबिन। अब इनका कलर कैसे तय होता है, तो हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है उससे। हीमोग्लोबिन हेल्प्स द रेड ब्लड सेल डिलीवर द ऑक्सीजन थ्रू आउट द सेल एंड प्रोड्यूस एनर्जी। अब आरबीसी का काम क्या है, पूरे शरीर में ब्लड को सेल तक पहुंचाना और पहुंचाकर उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना, ताकि आप काम कर सको। तो अब अगर आपके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में आरबीसी कम आता है तो इसका मतलब है आपका एनर्जी कम होता जाएगा। तो आपको जरूरत क्या है, आरबीसी इंक्रीज करने के लिए। इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आरबीसी इंक्रीज करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, योग में भी है, प्राणायाम में भी है और डाइट में भी है। उसको हम कर सकते हैं, जिससे हो सकता है। उसके बाद ये क्या करता है, आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम को स्क्वीज करके। सर्कुलेटरी सिस्टम किस काम को करता है, हमारे शरीर के पूरे नेटवर्क को, बॉडी कम्युनिकेशन को प्रॉपर करता है। तो मूव्स थ्रू ऑन जर्नी थ्रू आउट द बॉडी, ब्लड लेकर जाना आना, ट्रांसपोर्टेशन का पूरा काम सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। तो इसको टिनिएस्ट सेक्शन में ये स्क्वीज करता है, ताकि सर्कुलेटरी सिस्टम थ्रू क्या, कैपिलरीज, वेन्स, आर्टरी जो हम पढ़ चुके हैं जब हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ा था, और इसके थ्रू ब्लड को मूव कराना। और इसका जर्नी इसी तीनों चीजों के थ्रू शुरू होता है और थ्रू आउट द बॉडी ये जर्नी चलता है। आरबीसी का शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है। हर एक आरबीसी 120 दिन के लिए बनता है और फिर उसकी डेड हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि खून हमें दान करना चाहिए, ब्लड डोनेशन करना चाहिए, क्योंकि रेगुलर लेवल पर आपका ब्लड बनता है तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ब्लड देने से कभी नहीं हिचकिचाना चाहिए कि पता नहीं क्या हो जाएगा, शरीर में ब्लड कम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एवरी 120 डेज पे, आज जो मान लो कि 2 मिलियन सेल आरबीसी बने, तो आफ्टर 120 डेज वो 2 मिलियन डेड हो जाएंगे, फिर न्यू 2 मिलियन बनेंगे। सर, इस तरह से रहने के लिए अपने शरीर में कितना ब्लड होना चाहिए? कम से कम वैसे तो मानक के हिसाब से 14 होना चाहिए हीमोग्लोबिन, लेकिन अबव 10 होना ही चाहिए, 10 से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, उस बात का आप ध्यान करें। तो पहला था ये रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल कैसे क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब है व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी। आप कोई भी रिपोर्ट उठाओगे सीबीसी का तो आरबीसी या हीमोग्लोबिन आएगा, फिर उसमें आता है डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी में जो व्हाइट ब्लड सेल है उसका जो पहला होता है वो है लिकोसाइट्स। जब आप ब्लड रिपोर्ट में देखोगे तो सबसे ऊपर लिखा रहता है लिकोसाइट्स का रेफरेंस लेवल क्या है और आपके शरीर का लेवल क्या है। जबकि डब्ल्यूबीसी पूरे ब्लड का 1% ही होता है जो आपके पूरे शरीर में, लेकिन ये इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब कभी फॉरेन एलिमेंट्स, जिसे हम इन्वेडर बोलते हैं, आक्रमणकारी, आक्रमण यानी फॉरेन, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फ्लू हो गया, इस सब का अटैक आपके बॉडी पे होता है, तो उससे बचाने का काम कौन सा करता है, ये व्हाइट ब्लड सेल। उसमें ल्यूकोसाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये क्विकली मूव करता है और उन सारे अटैकर्स को, वायरस को, बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो जनरली आप देखोगे कि जनरली अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, सर्दी, खांसी, जुकाम, फ्लू, हर एक सीजन में सब कुछ हो जाता है, तो जब आप सीबीसी कराते हैं तो उसमें देखोगे कि आपका ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट, ये सब चीजें प्रॉपर नहीं होंगी।
वो ऊपर नीचे होती हैं, वो प्रॉपर होना चाहिए। अब ये जो WBC है वो 5 तरह के होते हैं। न्यूट्रोफिल्स, ये भी लिखा रहता है रिपोर्ट्स में। इसका काम क्या है? बैक्टीरिया को किल करना, फंगस को किल करना और आपके शरीर से फॉरेन डिब्रीज को बाहर करना। पहला न्यूट्रोफिल्स, इसका काम है क्या? अब देखो, अगर आपका न्यूट्रोफिल्स लेवल से नीचे है तो इसका मतलब क्या है? आपके शरीर में बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता कम होगी। इसी को इम्यून सिस्टम, इम्यून वीक हो गया तो आप जल्दी, बैक्टीरिया आपके शरीर को जल्दी बीमार कर देगा, प्रभावित कर देगा। तो इसलिए आपका हमें समझ नहीं आता ये न्यूट्रोफिल्स क्या है, लिकोसाइट क्या है। तो ये बड़े सामान्य शब्दों में समझो कि अगर न्यूट्रोफिल्स की कमी होगी तो आपके शरीर में बैक्टीरिया को किल करने की क्षमता कम हो जाएगी, आप बीमार ज्यादा पड़ोगे, आपके शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट जल्दी बाहर नहीं आएगी। उसके बाद होता है लिम्फोसाइट कंसिस्ट, इसको टी सेल और बी सेल के रूप में जाना जाता है। नेचुरल किलर सेल एंड बी सेल दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। टी सेल नेचुरल किलर सेल होता है और बी सेल प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। जब कोरोना हुआ था तो सब एंटीबॉडीज की बात करते थे ना, तो आपके शरीर में एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस करता है उसको हम बोलते हैं बी सेल, और जो फाइट करता है इसके अगेंस्ट उसको हम बोलते हैं टी सेल। तो अगर ये दोनों प्रॉपर है तो आपके शरीर को इन्फेक्शन नहीं हो सकता। तो इस चीज का जब भी आप देखो कि लिम्फोसाइट का लेवल डाउन है तो इसका मतलब है आपके शरीर में इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। और जब कभी CBC आप कराते हो तो अगर ये सारी चीजें वीक है तो लास्ट में देखोगे कि ESR बढ़ा हुआ है। ESR मापक होता है आपके शरीर में इन्फेक्शन का। तो अगर ये सब चीजें ऊपर नीचे होगी तो लास्ट में आप देखोगे कि आपका ESR बढ़ा हुआ दिखाएगा। उसके बाद बेसोफिल्स रिएक्ट एलर्जी चीजों से रिएक्शन का, प्रोटेक्शन का काम बेसोफिल करता है। इंसिनोफिल फाइंड डिस्ट्रॉय पैरासाइट से प्रोटेक्शन करने का काम आपको, जो कैंसरस सेल्स होते हैं उससे प्रोटेक्ट करने का काम आपका एंसोफाइल्स करता है, और एलर्जी से प्रोटेक्ट करने का वेसोफिल्स करता है। और उसके बाद होता है मोनोसाइट। ये 4-5 चीजें होते हैं, लिकोसाइट, मोनोसाइट, इंसोफिल, वेसोफिल, ये सारे रिपोर्ट्स में होते हैं। जनरली हमें समझ में नहीं आता, हम उसको देखते भी नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये कितने इंपॉर्टेंट है। देखो एक एक चीज, अगर वायरल इन्फेक्शन है तो क्या चीज गड़बड़ होगा, अगर इन्फेक्शन है तो क्या चीज गड़बड़ होगा, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो क्या चीज गड़बड़। अब आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीजें इस वजह से होती है, शरीर में इन चीजों की कमी होती है तब आता है। ये था WBC का। एसिनोफिल्स किस चीज का ये करता है? पैरासाइट और कैंसर सेल। और जो मोनोसाइट है वो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, इस सबको आपके शरीर से रिमूव करता है, और ये चीजें जो आपके सेल को डैमेज करता है उसको ठीक करता है। अब ये सारी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट होगी आप ये सोच सकते हो आप कि आपके शरीर को स्वस्थ रखने, इसलिए डॉक्टर जब भी कोई टेस्ट लिखता है तो सबसे पहला टेस्ट क्या लिखता है? CBC, क्योंकि CBC में ये सारी चीजें आ जाती है। कंप्लीट ब्लड टेस्ट, CBC। आपको वायरल हो गया 3 दिन तो क्या कहता है? अच्छा CBC करा के लाओ। वो तो पहले यही देखता है कि ब्लड क्या इन्फेक्ट है, उसी से पता लगाता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, वो इसी रिपोर्ट से पता लगता है। उसके बाद आता है प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स को क्या बोला जाता है? थर्मोसाइट्स। Thermobiocytes are the first seen any time if your blood vessels are damaged and bleeding. Platelets manage bleeding from forming blood clots and seal damaged blood vessels. You don't lose large amounts of blood. आपका कहीं शरीर कट गया, कांटा चुभ गया, कुछ भी हुआ जिससे आपकी ब्लीडिंग हो जाए, तो प्लेटलेट्स क्या करता है? उस ब्लीडिंग की जगह पे क्लॉटिंग एस्टैब्लिश कर देता है कि आपका ज्यादा ब्लड बाहर ना आ पाए।
तो अगर आपका प्लेटलेट्स प्रॉपर नहीं होगा, कम होगा, तो उस टाइम अगर ब्लीडिंग होगी तो आपका ब्लीडिंग रुकेगा नहीं। तो जब कभी आप देखोगे कई ऐसे लोग हैं जिनकी ब्लीडिंग नहीं रुकती, तो इसका मतलब है प्लेटलेट कम है। तो क्योंकि प्लेटलेट का काम क्या है, उस ब्लड वेसल्स डैमेज जो होता है ब्लीडिंग की, चोट लगने की वजह से, कटने की वजह से, फटने की वजह से, तो वहां पर उस ब्लीडिंग को मैनेज करने का काम प्लेटलेट्स करता है। अब इसमें होता क्या है, ये भी आपके ब्लड में लेस देन 1% होता है। 10,000 प्लेटलेट्स इन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ योर ब्लड, आपके एक ड्रॉप ब्लड में 10,000 प्लेटलेट्स होते हैं। हाउ प्लेटलेट्स वर्क इन योर बॉडी? प्लेटलेट्स आर द लाइटेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी। ये आपके शरीर का सबसे लाइटेस्ट पार्ट होता है। They form the shape of plates, flattering themselves against blood vessels, walls, plasma and blood cell flow by. अब इन तीनों चीजों को रोकता है फ्लो को बढ़ाने से, इसलिए वो क्लॉटिंग एस्टैब्लिश करता है, और यही इंपॉर्टेंट काम है प्लेटलेट्स का। Have a coat of sticky proteins that act like velcro, helping platelets cling broken vessels. तो इसमें जो एजेंट्स होता है उसका काम क्या है कि जहां भी ब्लड वेसल्स डैमेज हुआ, जहां से ब्लडिंग हो रही है, उस पे एक कोटिंग कर देता है ताकि वहां पे क्लॉटिंग बन जाए और आपका ब्लड फ्लो रुक जाए, ज्यादा ब्लड ना बहे। नेक्स्ट है प्लाज्मा। प्लेटलेट्स फ्लोट इन योर प्लाज्मा। प्लाज्मा इज येलोइश फ्लूइड दैट अकाउंट ऑफ 55% ऑफ योर ब्लड। अब जब कभी आप देखते हो, जैसे खासकर डेंगू के टाइम में आपने देखा होगा कि प्लेटलेट चढ़ाना होता है, ब्लड नहीं चढ़ाना होता, तो आपसे ब्लड लिया जाता है, उसको पहले प्लाज्मा में कन्वर्ट किया जाता है। तो कभी आप लोगों ने वो प्लेटलेट लाया होगा तो येलोइश दिखा होगा, ब्लड जनरली रेड होता है, लेकिन जब इसको प्लाज्मा में कन्वर्ट किया जाता है तो इसका कलर येलोइश हो जाता है। Plasma is your blood utility player covering many bases. Its work keep your body functioning. Some tasks plasma does include. अब इसका काम क्या है? एक ये यूटिलिटी प्लेयर है जो आपके बॉडी के फंक्शन को बनाए रखता है। इसका काम क्या है? हेल्पिंग क्लॉट ब्लड एंड डिफेंड अगेंस्ट इन्वेडर्स, फॉरेन एलिमेंट से आपकी सुरक्षा करना। Delivering hormones, nutrition, proteins to parts of your body, helping exchange oxygen, carbon dioxide. आपके शरीर के जिस पार्ट में रिक्वायर्ड होती है हेल्प, वहां ये चीजें पहुंचाता है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज को प्रॉपर बना के रखता है। नेक्स्ट काम क्या? रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम सेल, ट्रांसपोर्टिंग योर लीवर, लंग्स एंड किडनीज ऑफ एक्सक्रीशन। अब वेस्ट पार्ट को, वेस्ट प्रोडक्ट को वहां से निकाल के कहाँ भेजता है? लीवर के पास, लंग्स के पास और किडनी के पास, ताकि वहां से सफाई करके उसको बाहर निकाला जा सकता है। आपके ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है। अब ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट जो अभी आपको बताया गया, कितना इंपॉर्टेंट है, यू कैन अंडरस्टैंड। इसको हम समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, और इसी को केवल आप ध्यान से पढ़ लो। आपके पीडीएफ में सारी चीजें दी हुई है, मैं एक ब्रीफ में सामान्य भाषा में बता रहा हूं, क्योंकि पीडीएफ टेक्निकल लैंग्वेज में उसको मैं पढ़ के समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए सामान्य भाषा में समझा रहा हूं कि ये 4 चीज कितना, क्या क्या 4 चीज है, कौन बताएगा? कोई बताएगा मुझे? चारों का नाम कौन बताएगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। समझ आया आप लोगों को? जी सर। अब जी सर। अगर आपको सीबीसी अगर देखने को मिलेगा तो आप खुद ही समझ जाओगे कि क्या प्रॉब्लम है। अब डॉक्टर की जरूरत नहीं है आपको। एक बार अगर आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया तो अब आपके बच्चे का रिपोर्ट या आपके घर में किसी का सीबीसी रिपोर्ट आएगा तो यू कैन नाउ यू आर एबल टू रीड आउट, समझ सकते हो कि क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम होगी, आप उस हिसाब से आप उसका कर सकते हो। ठीक है, प्लाज्मा को और एक बार समझना चाहिए। हाँ जी, प्लाज्मा को और एक बार समझ देना।
प्लाज्मा क्या होता है कि ब्लड, आपका जो ब्लड है, सपोज करो कि 1 यूनिट ब्लड है, तो उसमें से मुश्किल से उसका 50th टाइम्स प्लाज्मा निकलेगा। ब्लड से निचोड़ के एक ड्रॉप में थाउजेंड्स प्लाज्मा, वो प्लाज्मा निचोड़ के निकाला जाता है। तो रेड ब्लड से जब वो निचोड़ के निकाला जाता है तो उसका कलर येलोइश हो जाता है। अब उसका काम क्या है, आपके शरीर को फॉरेन एलिमेंट के अटैक से रोकना, आपके शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना, आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखना, ये सारे उसके काम है। ठीक है, तो अगर आपका प्लाज्मा बिगड़ा हुआ है तो प्लेटलेट बिगड़ जाएगा, प्लेटलेट बिगड़ जाएगा तो इम्यून डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इम्यून डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम एक बार डिस्ट्रॉय हो गया तो आपको रिकवर करने में बहुत परेशानी होगी। तो इसलिए जब आप डेंगू देखते हो तो डेंगू में सीधा प्लेटलेट डाउन होता है, इसलिए खतरा ज्यादा हो जाता है। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। अब आपके शरीर में जो ये ब्लड है वो आपके शरीर का वजन का, अगर आपका वजन 64 kg है तो आपके शरीर में 8 किलो ब्लड है नॉर्मल। ये रेशियो होता है 8% वेट का, आपका वेट का 8%, तो उसका 8% कितना लगेगा वो तो ज्यादा बता दिया मैंने, वो कम ही होगा। तो 8 पर आपका शरीर में जितना वजन है उसका 8% वजन ब्लड का होता है। इस चीज को आपने ध्यान रखना। अब आते हैं डिसऑर्डर्स पे। व्हाट कॉमन कंडीशंस एंड डिसऑर्डर अफेक्ट ब्लड? कौन कौन से डिसऑर्डर ब्लड को प्रभावित करता है? ब्लड कैंसर, ब्लड डिसऑर्डर एंड कॉमन कार्डियोवास्कुलर डिजीज अफेक्ट ब्लड। ब्लड कैंसर अफेक्ट हाउ योर बॉडी प्रोड्यूस ब्लड सेल। ब्लड सेल डिसऑर्डर कीप योर ब्लड फ्रॉम डूइंग इट्स जॉब। अब ये क्यों डिस्टर्ब करता है? जितने भी कैंसरस सेल होते हैं आपके ब्लड सेल को काम करने से रोक देता है, इसलिए आपके शरीर में डिटोरिएशन हो जाता है। क्योंकि कैंसर का सबसे बड़ा दुश्मन ऑक्सीजन है, तो अगर वो ऑक्सीजन की सप्लाई को ही रोक देगा, ये ऐसे हुआ जैसे अगर आपका फोर्स कहीं से लड़ाई कर रही है और फोर्स के पास आर्म्स पहुंचना बंद कर दिया जाए, क्योंकि कैंसरस सेल का दुश्मन कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को स्टॉप कर देता है आगे बढ़ने से और कैंसरस ब्लड को आगे बढ़ा देता है, इसलिए पूरे शरीर में बड़ी जल्दी फैल जाता है। तो एक बहुत बड़ा काम है जो आपके ब्लड फ्लो को इफेक्ट करता है, तो इसी को हम ब्लड डिसऑर्डर बोलते हैं और ये आपके हेल्थ को बहुत ही डैमेज करता है। और इस डैमेज से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसको बोलते हैं अर्थरोस्क्लेरोसिस, ये नाम है। इसके बाद चेंज आता है, जब ये स्टॉपेज आ जाता है तो आपके शरीर में ब्लड कैंसर रिपोर्ट्स में आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले ब्लड में वो कैंसर सेल नहीं आए हुए थे, तो आप कितना भी टेस्ट करवाओगे तो आपके रिपोर्ट्स में ब्लड कैंसर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही उसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को स्टॉप किया और कैंसर ब्लड को मूव किया तो आपके शरीर में जब उसके बाद टेस्ट कराओगे तो ऑटोमेटिकली ब्लड कैंसर आ जाएगा। ब्लड कैंसर हैपन व्हेन समथिंग डिसरप्ट हाउ योर बॉडी मेक्स ब्लड सेल। ब्लड कैंसर कब होता है? आपका जो बॉडी ब्लड सेल बनाता है उसको जब डिस्टर्ब किया जाएगा तो ब्लड कैंसर होगा। अब उसको डिस्टर्ब कौन करेगा? कैंसर सेल करेगा। कैंसर सेल उसको डिस्टर्ब करके कैंसर सेल आगे बढ़ता है तो ब्लड कैंसर फाइंड आउट हो जाता है। इफ यू हैव अ ब्लड कैंसर, एबनॉर्मल ब्लड सेल ओवरवेल्म नॉर्मल ब्लड सेल, देयर आर 3 ब्लड कैंसर। अब क्या होता है, जब आपको ब्लड कैंसर होता है तो जो नॉर्मल ब्लड सेल है वो कन्वर्ट हो जाता है कैंसरस ब्लड सेल में, इसलिए वो फाइंड आउट। अब ये 3 तरह की चीजें होती है इसमें कैंसर। पहला है ल्यूकेमिया, द मोस्ट कॉमन ब्लड कैंसर। तो जब कैंसर का टेस्ट आता है तो पहला रिपोर्ट इसी का बनता है। दूसरा होता है लिम्फोमा। ये जब रिपोर्ट आएगा आप लोग इसको ध्यान से सुन लो, आपको पता लग जाएगा।
तो विच कैंसर योर लिम्फेटिक सिस्टम, ये लिम्फोमा क्या करता है, आपके लिम्फेटिक सिस्टम को डैमेज कर देता है, योर बोन मैरो को डैमेज करता है। बोन मैरो में क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल को जब वो फिर व्हाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा, और व्हाइट WBC इज द पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, वो कल ही हमने पढ़ा था। तो अगर लिम्फेटिक सिस्टम को उसने डैमेज कर दिया तो इसका मतलब है कि आपके इम्यूनिटी को किल कर दिया। तो इम्यूनिटी के किल करने का काम होता है लिम्फोमा टाइप ऑफ कैंसर का। तीसरा है माइलोमा, विच स्टार्ट इन योर बोन मैरो एंड अफेक्ट्स योर प्लाज्मा सेल। अब ये प्लाज्मा सेल को डैमेज कर देगा। प्लाज्मा सेल को डैमेज करने से क्या हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन पे फर्क आ जाएगा, ब्लड टेम्परेचर पे फर्क आ जाएगा, वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव नहीं होगा और इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा। इसके बाद आता है अलग अलग तरह के ब्लड डिसऑर्डर्स। पहला तो कैंसरस था जिसमें 3 इंपॉर्टेंट आपको बताया, कभी भी कैंसर का टेस्ट आएगा तो इसी तीनों का टेस्ट आता है, इसलिए डॉक्टर बोन मैरो टेस्ट करता है। कैंसर को फाइंड आउट करने के लिए बोन मैरो टेस्ट किया जाता है। बोन मैरो टेस्ट में क्या होता है, हड्डियों से ब्लड ली जाती है, WBC व्हाइट ब्लड लिया जाता है, देन दे आर एबल टू फाइंड आउट कि कैंसर है या नहीं है। अब ब्लड डिसऑर्डर अलग अलग में कंडीशन में हम देखें, जिसे एनीमिक बोलते हैं, एनीमिया नाम सुना हुआ है, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, कहीं से खून बह रहा रुक ही नहीं रहा, खून के थक्के बन गए हैं, खून बन ही नहीं रहा है, ये अलग अलग तरह के ब्लड डिसऑर्डर हैं। अब ये क्या करता है, आपको लाइफ लॉन्ग क्रॉनिक प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है। लाइफ लॉन्ग क्रॉनिक प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। जैसे कोई एनेमिक हो गया तो जिंदगी भर उसको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, उसकी इम्यूनिटी जिंदगी भर के लिए वीक रहेगा, तो वो लाइफ लॉन्ग बीमार रहेगा, उसका कुछ नहीं किया जा सकता है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो तो खैर अब नेचुरोपैथी की बात है, वो जब नेचुरोपैथी के इस दिन क्लासेज होगी तब आपको बताई जाएगी। तो आपके लाइफ स्पैन को ये प्रभावित कर देता है और सीरियस इलनेस की तरफ आप चले जाते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ जाता है अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो जाएगा। एनीमिया इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नॉन कैंसरस ब्लड डिसऑर्डर। लेकिन अच्छी बात क्या होता है कि एनीमिया नॉन कैंसरस ब्लड डिसऑर्डर होता है। अभी कैंसरस ब्लड डिसऑर्डर के बारे में हमने बात किया 3, अब हम बात कर रहे हैं नॉन कैंसरस ब्लड डिसऑर्डर। जैसे सिस्ट है वो नॉन कैंसरस होता है, वो कैंसरस नहीं होता है, और सिस्ट के चक्कर में हम यूट्रस रिमूव करा लेते हैं, जबकि उसको ठीक किया जा सकता है, वो कैंसरस नहीं होता है, लेकिन डॉक्टर रिपोर्ट में अरे फैल गया, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और आपका यूट्रस निकाल के बाहर कर देता है। तो उस चीजों को आपने ध्यान रखना है कि कहीं भी सिस्ट हो, क्लॉटिंग को, अगर वो कैंसरस नहीं है तो ऑपरेशन की जल्दी नहीं मचाना है। आप लोग डर जाते हो, ऑपरेशन के लिए दौड़ पड़ते हो, तो उन चीजों का ख्याल रखना है। अब समटाइम्स पीपल इनहेरिट एनीमिया। कई दफा क्या होता है कि जैसे जब बच्चा गर्भ में था तो मदर का हीमोग्लोबिन बहुत कम रहता था, 6 रहता था, 7 रहता था, 8 रहता था, तो बच्चा जो होगा वो एनेमिक पैदा होगा। अब इससे आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चा, मदर का कितना इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि मदर के अंदर, इसलिए जब जो भी एनेमिक पेशेंट होते हैं डे 1 से डॉक्टर क्या लिखता है, फॉलिक एसिड, आयरन और कैल्शियम, ये तीनों गोली लिख देता है। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ये तीनों गोली खाना पड़ता है। तो जो प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम की गोली नहीं खाती मातृशक्ति, इसका मतलब है वो हेल्दी है। और जिनको आयरन, फॉलिक एसिड और कैल्शियम की गोली लेनी पड़ती है, वो एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ऑल मदर्स आर अनहेल्दी, दे आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अनहेल्दी। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जब एनीमिक होते हैं तो जनरली जो 3 चीजों की कमी होती है, पहला आयरन डेफिशिएंसी, उसके बाद परनीक्सियस डेफिशिएंसी एनीमिक होता है, और सिकल सेल की डेफिशिएंसी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एनीमिक है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है उसका। एनीमिक है इसका मतलब वो कैंसरस नहीं है। हाइपोथैलेसीमिया के नाम सुना होगा आप लोगों ने, उसमें भी ब्लड का इश्यूज आ जाता है।
अब उसके बाद आता है ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर। प्लेटलेट्स ऑफ योर क्लॉटिंग फैक्टर कोगुलेस, इसमें प्लेटलेट्स का रोल होता है, क्योंकि क्लॉटिंग बनाने का काम कौन करता है? प्लेटलेट। क्लॉटिंग फैक्टर आर प्रोटीन्स इन योर ब्लड that help your platelets manage bleeding. You may develop the blood clotting disorder, acquired blood clotting disorder, inherit genetic mutation cause of abnormal blood clotting. अब इसका सबसे पहला कारण ही होता है इनहेरिटेंसी, वंशानुगत। आपके मदर से, पेरेंट से, आपके फैमिली में ज्यादातर चीजें ऐसी होगी, तभी ये चीजें जनरली होती है, अदरवाइज बहुत कम चांस होता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी यू शुड बी हैप्पी, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी योर डाइट शुड बी हैप्पीएस्ट डाइट, हेल्दीएस्ट डाइट, और एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए कि आप स्ट्रेस में ना रहो। देन इज इट पॉसिबल टू बी अ हेल्दी एंड प्रोड्यूस अ हेल्दी चाइल्ड। सर HCV टेस्ट क्या होता है? हाँ जी, HCV टेस्ट क्या होता है सर? मैं आपको टेस्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, आपके सिलेबस के हिसाब से जो जो चीजें आएंगी वो मैं बता दूंगा। मेडिकल एग्जामिनेशन का अलग से, मेडिकल रिपोर्ट रीडिंग की अलग क्लास होती है, अगर मुझे कभी मौका मिलेगा तो उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है? ठीक सर। अभी जो चीज आपकी सिलेबस में है, मैं केवल उसका डिस्कशन कर रहा हूं, राइट? आप उसको ही समझ लो, आपके लिए वही बहुत है, ठीक है? 1 मिनट होल्ड करो जी जरा। अब हम पढ़ते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर। पहले तो था कैंसरस ब्लड डिसऑर्डर, फिर नॉन कैंसरस ब्लड डिसऑर्डर, अब है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग डिसऑर्डर हैपन व्हेन योर ब्लड डजंट क्लॉट नॉर्मली। अब इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि अगर आपका प्लाज्मा, अगर आपका प्लेटलेट प्रॉपर काम नहीं करेगा, तब नंबर आता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर का। क्योंकि ब्लीडिंग डिसऑर्डर तभी होता है कि कोई सेल डैमेज हुआ और उस पर कोटिंग का काम प्लेटलेट का है। अगर वो कोटिंग नहीं कर, कोगुलेशन कोटिंग नहीं कर पाएगा तो ब्लीडिंग नहीं रुकेगा। तो अगर प्लेटलेट प्लाज्मा डिस्टर्ब है, देन इट्स हैपन कि आपकी ब्लीडिंग नहीं रुकेगा, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको अगर अपने आप को ठीक रखना है तो आप इन 4 चीजों का ध्यान रखो, और ये चारों चीजें सीबीसी रिपोर्ट में आ जाती हैं। सीबीसी रिपोर्ट आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जनरली आप देखोगे किसी का भी 90% लोगों का सीबीसी रिपोर्ट बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं होता है, और उसी से डॉक्टर ये तय करता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फ्लू है या फंगस है, क्या है वो इसी बेस पे, या किसी और तरह का इन्फेक्शन है। ये सारा तय केवल सीबीसी के रिपोर्ट पे तय हो जाता। अब इसके बाद हमें पढ़ना है कि फंक्शन क्या क्या है ब्लड का, ब्लड क्या क्या काम करता है। तो आप लोगों को इतने दिनों में, इतनी क्लासों में आपने पढ़ लिया। पहला काम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करना किसका काम है? ब्लड का। दूसरा, न्यूट्रिशन डिलीवरी। आप जो खाना खाते हो उससे जो न्यूट्रिशन, परसों ही हमने बात की थी डाइजेस्टिव सिस्टम की, कि जब एसआई में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके न्यूट्रिशन कैसे एब्जॉर्ब होता है। तो न्यूट्रिशनल डिलीवरी करना किसका काम है? ब्लड का। तीसरा काम बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखो, इसलिए आपको ब्लड को ठीक रखना बहुत जरूरी है। अपने हीमोग्लोबिन लेवल को ठीक रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारे काम नहीं होंगे, हीमोग्लोबिन ठीक नहीं होगा तो, और ये सारे काम नहीं होंगे तो आपका बीमार पड़ना तय है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है? वेस्ट रिमूवल। आपके शरीर से टॉक्सिक चीजों को बाहर निकालने का काम ब्लड ही करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, लैक्टिक एसिड, टिश्यू, लंग्स, किडनी, लीवर के थ्रू इनको रिमूव किया जाता
लगता है। अगर ये प्रॉपर रिमूव ना हो तो आपके शरीर में अलग अलग बाई प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे अगर लीवर के थ्रू रिमूव नहीं होगा तो लीवर में बिलिरुबिन बढ़ जाएगा, बिलिरुबिन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आपका आंख, आपका शरीर पीला हो जाएगा, आपको जॉन्डिस हो जाएगा। जॉन्डिस का एक लेवल होता है, वो बढ़ जाएगा तो डेथ भी हो सकती है, क्योंकि उसमें आरबीसी बहुत हार्श तरीके से नीचे गिर जाता है, हीमोग्लोबिन आपका। तो उस सारी चीजों को देखना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस अगेंस्ट योर इन्फेक्शन, अगर आपको इन्फेक्शन को रोकना है, अपने शरीर में इन्फेक्शन, जो अभी हमने पढ़ा ल्यूकोसाइट पढ़ा है ना हमने, उससे अगर आपको सुरक्षा चाहिए तो आपका ल्यूकोसाइट काउंट प्रॉपर होना चाहिए। अगर ल्यूकोसाइट काउंट प्रॉपर नहीं होगा तो आपका शरीर बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो जाएगा। सर जिनकी बॉडी रेगुलेशन, वाइट हो जाती है उसको क्या खून की कमी होती है, क्या ब्लड की कमी आती है उसके अंदर? क्या हो गया जिसकी बॉडी वाइट होने लगती है ज्यादा। मैडम? अभी हम सिम्टम्स पे बात नहीं कर रहे, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझो, जो पढ़ा रहा हूं वो पूछना नहीं, वो समझना नहीं, कहीं और चले जाना। फिर जो पढ़ा रहा हूं वो भी समझ में नहीं है। इतनी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास आज है आपकी, पता है आपको? एंड स्टिल यू पीपल आर हियर एंड देयर। जो चीज पढ़ रहे हो, आपको ल्यूकोसाइट समझ में आया? सर और एक बार। अब ल्यूकोसाइट समझ नहीं आया, आप बॉडी पे व्हाइट स्पॉट की बात कर रहे हो। मैं अभी किसी स्पॉट पढ़ा रहा हूं आपको? जो चीज इंपॉर्टेंट चीज है, जो पढ़ा रहा हूं उसको समझो ना, वो आपके काम आएगा, डेली लाइफ में काम आएगा। आपके घर में कोई बीमार पड़ता है, फट से आप जाते हो सीबीसी कराने के लिए। आज सीबीसी रिपोर्ट ही पढ़ा रहा हूं एक तरह से, आप समझो, और आप उसको समझने के बजाय व्हाइट स्पॉट पे चले गए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब जो चीज पढ़ रहे हो उस पर अपने आप को कंसंट्रेट करो और उसको सीखो। हर एक क्लास से कुछ सीख के जाओ। एम ही पूछने के लिए कुछ मत पूछा करो, किसी को देख लिया अच्छा आप वही पूछ लेते हैं। बी सीरियस अबाउट योर स्टडी। नेक्स्ट, तो मैंने कहा कि डिफेंस अगेंस्ट योर इन्फेक्शन, आपके शरीर में कोई भी इन्फेक्शन होगा उसके अगेंस्ट जो सुरक्षा गार्ड है उसका नाम है ल्यूकोसाइट, जो डब्ल्यूबीसी का पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वेन एवर यू गो थ्रू द सीबीसी ब्लड टेस्ट, उसमें ल्यूकोसाइट लेवल आप चेक करो कि जो रेफरेंस लेवल दिया हुआ है अप टू मार्क है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप ये समझ लो कि आपका शरीर इन्फेक्शन कभी भी हो सकता है, तो आपको इसको इंप्रूव करने की जरूरत है। नेक्स्ट, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, आपके शरीर से हीट को रिलीज करने का, एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है उसको कंट्रोल करने का काम यही करता है ब्लड आपका। इसलिए भी आपका हीमोग्लोबिन अच्छा होता है। क्लॉटिंग अभी पढ़ा आपने, प्लेटलेट का काम क्या है? क्लॉटिंग का। तो क्लॉटिंग को ठीक रखना तो ब्लड को ठीक रखना। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट। हार्मोन्स को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम भी ब्लड ही करता है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड से टारगेटेड ऑर्गन तक जाता है और आपके बॉडी का कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो पाता है। तो अगर वो टारगेट हार्मोन्स रिलीज हुआ और टारगेट ऑर्गन्स के पास नहीं पहुंचा तो तभी आप गुस्से में आके किसी को थप्पड़ मार देते हो। इट मीन्स आपका बॉडी नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। लुक इनटू इट। किसी को गाली देना, एग्रेशन करने से बात नहीं बनेगी। व्हाई इट हैपन? ड्यू टू deficiency of hormone transportation. And why it happened? Because endocrine gland से जो hormones निकला उसका ट्रांसपोर्ट जिस ऑर्गन तक पास होना था वहां तक वो नहीं पहुंचा, उसका रिएक्शन में आपने वो काम किया। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर। अभी आप लोग कह रहे हो ना बीपी 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 बीपी, हाई लो, हर दुनिया में बीपी हाई लो है। क्यों? ड्यू टू ब्लड। आपका ब्लड अगर प्रॉपर नहीं है, हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं है, ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, ब्लड का टेम्परेचर प्रॉपर नहीं है, ब्लड का कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, तो आपका बीपी होना लाजमी है। तो वो देखना है आपको। क्यों? ये कब होगा? ब्लड में थिकनेस आ गया, ब्लड पतला हो गया, थिक नहीं हो रहा, दैट मीन्स क्या हुआ? प्लाज्मा प्लेटलेट प्रॉब्लम में आ गया है। तो क्लॉटिंग कोटिंग नहीं कर रहा है, ब्लड में थिकनेस नहीं आ रही है, तो ब्लड पानी की तरह बहेगा।
उसका यूटिलिटी नहीं आएगा। थिक हो जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाएगा, तो लो बीपी हो जाएगा। सारी चीजों को देखना होता है। उसके बाद शरीर में एक और इंपॉर्टेंट चीज होता है, वो आपका होता है पीएच लेवल, पीएच रेगुलेशन। ब्लड हेल्प्स बॉडीज पीएच बैलेंस, कीपिंग इट विद इन द नैरो रेंज ऑफ सपोर्ट सेलुलर फंक्शन। पीएच लेवल हमारे सेलुलर फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको कंट्रोल भी ब्लड ही करता है। नेक्स्ट है फ्लूइड बैलेंस। ब्लड हेल्प मेंटेन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द बॉडीज टिश्यूज, अदरवाइज डिहाइड्रेशन होने का खतरा बढ़ जाता है। So be careful about your blood. अब WBC ये सारा आपने पढ़ लिया, ब्लड का सारा पढ़ लिया। अब आपको क्या पढ़ना, ब्लड में और कुछ बचा नहीं। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे बताना है, लेकिन आज 5 मिनट में होगा नहीं, तो वो हम आपसे पढ़ेंगे। और वो है इंपॉर्टेंट चीज, डिटेल ऑफ ब्लड ग्रुप्स, जो आपको पढ़ाना है। ब्लड ग्रुप ABCD कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें तो नेक्स्ट क्लास में इस पे चर्चा करके फिर अब बहुत जल्दी ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये डिटेल में पढ़ाना जरूरी था ताकि आप समझ लो, तो आपका आधा काम हो जाता है। आप जो कंसल्टेंट बनने की कोशिश करते हो, अगर इस सेशन को और अपने PDF में दिए हुए चीजों को ढंग से पढ़ लोगे, तो यू आर एबल टू कंसल्टेशन दे सकते हो लोगों। ठीक है जी, अब पूछो क्या क्या पूछना है। सर, आज जैसे इम्यून सिस्टम के बारे में कुछ बताए, WBC के बारे में चर्चा किए, तो ये जी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पर कुछ सर प्रकाश डालिए ना। देखो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इम्यून डिसऑर्डर समझ आया? जी, WBC में गड़बड़ी से। इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या हुआ, आपके ब्लड सर्कुलेशन में जो WBC का रोल है वो अपना रोल प्ले नहीं कर रहा है। एंटी गार्ड का काम जो उसका है वो नहीं कर रहा है, तो इम्यून सिस्टम वीक हो गया। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जी सीजन बदला, ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम में आ गए। हर एक सीजन में जो इम्यून को करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, तो ये भी इम्यून डिसऑर्डर ही होता है। लेकिन आपका इम्यून का लेवल इतना लो आ जाता है कि कई दफा आप टीवी चलाते हो तो रिमोट से चलाते हो ना, अगर उसमें खराबी हो जाए तो ऑटोमेटिक टीवी चल जाता है। जी बिजली की सप्लाई है, कई दफा आप स्विच ऑफ सब सारा लगा हुआ, सिस्टम फेल हो गया तो अपने आप जल रहा है, बंद ही नहीं हो रहा, ऑफ ही नहीं हो रहा है, ऑन ही नहीं हो रहा है। ये ऑटोमेटिक, ये यही होता है ऑटो इम्यून। जब आपका इम्यून प्रोटेक्शन गार्ड प्रॉपर ना काम करे और कोई भी आया किसी भी तरीके से आपको प्रभावित करके चला गया, तो उसको ऑटो इम्यून बोलते हैं। इसको ठीक करने के लिए सर उपाय? इम्यूनिटी ठीक करो, ब्लड को ठीक करो, चीजें, आपका आहार ठीक करो, आपका लाइफस्टाइल ठीक करो। सुबह 9 बजे सो के उठोगे तो क्या होगा, रात को कार्बोहाइड्रेट खा के सोओगे तो क्या होगा, सुबह समोसे और पराठे खाओगे तो क्या होगा। अब तो 5:30 जी, बजे और उठती हूँ सर, अब नहीं उठती हूँ देर से। मैंने आपको नहीं बोला, मैं जो भी जवाब दे रहा हूं इन जनरल दे रहा हूं, तो डोंट वरी, ठीक। जी सर। आप लोग दिल पे मत लिया करो। जी, और कोई सवाल है? बस सर आज तो इतने काल की बोलो। आज जो टीचिंग है वो PDF पे आ जाएगा ना? क्या होगा? वो PDF पे आ जाए ना आपका टीचिंग? आपके, मेरी जो टीचिंग है उसका वीडियो आपको मिलता है, जाके देखो स्कूल योगपीठ के साइट पे। आप लोग विजिट ही नहीं करते हो ना, प्रॉब्लम ये है। मैंने जो बोला वो आप 50 बार सुन सकते हो। और कुछ सवाल?
चलो, सवाल नहीं है तो आप सबका धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बी केयरफुल। और आप लोग टॉपिक से जुड़े रहो, टॉपिक से जितने जुड़ के बातें करोगे ना तो आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके सर। सो बी केयरफुल। चलो, धन्यवाद आप सबका।